प्रेफरेंस शेयर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मिनट ध्यान दो। हाँ, अब जब तक आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको फिक्स रेट डिविडेंड मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इक्विटी शेयर बन गए उस दिन के बाद आप रियल ओनर कहलाओगे, आपका रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, जितना सबको मिलेगा उतना आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन कन्वर्शन के कुछ दिन पहले कंपनी आपको एक लेटर भेजती है कि अब आप, जैसे कि हमने पहले ही तय किया था कि कंपनी आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो आपका शेयर कन्वर्ट होगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 20 साल बाद। अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पे आपका समय आ गया है कि हम आपका इक्विटी शेयर में वो कन्वर्ट करें। तो क्या आप चाहते हो? क्या अगर आप चाहते हो तो ये फॉर्म भर के दे दो ताकि हम आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और आपका प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करें, यानी आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसे निकाल के आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसे डालें। समझा? क्लियर? बस उसी को बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? हाँ बोलिए। हाँ, विद इन नहीं होता है, कभी भी आफ्टर ही होगा। पूछो क्यों, क्या होता है बता रहा मैं आपको। तो नीचे वो उसका स्टेटमेंट समझिए, आप वो स्टेटमेंट कुछ पूरा पढ़ो, आपका कंक्लूजन वही मिलेगा आपको। वही हुआ है सर्टेन फिक्स पीरियड, यानी आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी नहीं, उसका स्टेटमेंट पढ़ो, मेरा स्टेटमेंट पढ़ो, उसका स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। यस, नहीं, लेकिन आफ्टर चाहिए। पूछो क्यों? देखो, लॉ इज मेड अप फ्रॉम कॉमन सेंस। किससे बनता है? अब तुम बताओ, सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात है। अगर मैं सपोज मैं ए कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं तुम सबको कन्वर्टिबल प्रेफरेंस दे रहा हूं ये कहकर कि मैं तुम्हें 2 साल बाद मैं तुम्हारा यही प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट करके दूंगा, फिलहाल खरीद लो। तो बताओ इसमें स्टेटमेंट क्या बनेगी? आफ्टर 2 years कि विद इन 2 years? क्योंकि जब तक कि वो पीरियड एक्सपायर नहीं होता, जिस पीरियड की बात हो रही है, तब तक के मैं वो कन्वर्शन पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पे बताओ आफ्टर यूज होगा कि फिक्स विद इन? इसलिए मैंने आपको आफ्टर लिख के दिया है। अब वो बुक का ड्राफ्टिंग क्या है मुझे नहीं पता, आफ्टर लिख के आना, मार्क्स मिलती है। ओके, क्लियर? हाँ, नहीं मिलने वाले तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई हैव डाटा ना, I have 10 years data, so there is no question of my notes. Okay, clear? अरे भाई देखो, मेरे पास डेटा है ना, और बच्चे मेरे, आपके बड़े भाई बहन मेरे पास से पढ़ के गए हैं ना, डेफिनेटली। अब ये अमृत तू मेरे पास क्यों आया पढ़ने? बिल्कुल बराबर है, मार्क्स मिले उसको अच्छे। ओके, भरत तू क्यों आया मेरे पास पढ़ने? ओके, सबके बड़े भाई बहन इधर ही पढ़े हुए, टेंशन मत लो। ओके, तो यू शुड कंप्लीटली रिलायबल ऑन माय नोट्स। हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो अगर प्रेफरेंस होल्डर को प्रेफरेंस शेयर रखना है तो फिर मतलब क्या? अरे अगर देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं? दे आर को ओनर्स। कौन है? उनका मजा क्या है? रियल ओनर बनना है। देखो एक बात सुनो, कोई भी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर खरीदने में पहले इश्यू लगता है। जो क्यों इंटरेस्ट लगता है? जो क्यों? क्योंकि उनको रियल ओनर बनने को मिल रहा है और इक्विटी शेयर मिल रहा है। इक्विटी शेयर का होते ही वो सेकेंडरी मार्केट में उसका वैल्यू मार्केट वैल्यू से बिकेगा ना। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेफरेंस शेयर खरीदने में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। सब लोगों को क्या चाहिए? इक्विटी। पूछो क्यों? कि मैं 100 का शेयर खरीदूं, खरीदते ही 1000 का बिके। बेटा बिकता है, ओके, 1000 10,000 का बिकता। लोग आईपीओ क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आईपीओ खरीदते ही वो शेयर मार्केट वैल्यू से सेकेंडरी मार्केट में बिकता है, इसलिए लोग आईपीओ में इंटरेस्ट देते हैं कि उनको एकदम विद इन आवर, 1 आवर के अंदर ही उसका मार्केट वैल्यू से शेयर बिकना शुरू हो जाएगा। आपको समझ आ रहा क्लियर तुमको? इसलिए अब प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होता है। पूछो क्यों? क्योंकि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट बाद में 100 ही मिलेंगे, तो कौन मुझसे 110 में खरीदने को रेडी है? लेकिन 100 रुपए वाला शेयर बाद में 1000 2000 मिल सकते, तो आप भी बोलते खरीद लो भैया 500 में।
तो इसलिए इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होता है। क्या होता है? और मार्केट वैल्यू कौन इंडिकेट करता है? कौन इंडिकेट करता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। क्लियर? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंडिकेट करता है बना के, लेकिन मार्केट वैल्यू बनती है डिमांड और सप्लाई से। तो अ शेयर विच कैन बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, अ प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ fixed period of time, okay, after a fixed period of time, that share, that preference share is known as convertible preference share. Sorry, before time you cannot convert it. कंपनी के पास राइट्स नहीं होते, आपके पास भी राइट्स होते, लेकिन आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो तय किया गया था उस पीरियड के बाद आपका शेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक कि जो दिया गया समय है, क्योंकि आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है बकायदा कि आपका जो शेयर है ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, और कुछ दिन पहले कंपनी आपका ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट आपसे वापस लेंगी और फिर आपको न्यू सर्टिफिकेट उसके एक्सचेंज में बना के देगी। तो कुछ दिन पहले आपको लेटर आता है। क्या आता है? लेटर। वो करस्पॉन्डेंस यूनिट में आप पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? क्यों कंपनी वार्तालाप करती है रिटर्न में, कैसे करती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न में होता है, और फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन को ही हम करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। क्लियर पिक्चर? तो इस एक मुद्दा ये भी था पिछले पोर्शन में, अभी नए पोर्शन में शायद है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। करस्पॉन्डेंस का पहले हमने डाला हुआ है, लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो कुछ लेटर जाता है कुछ दिन पहले, कुछ दिन यानी उसके पहले एक्सपायर जो ड्यू डेट थी यानी प्रिस्क्राइब डेट जो दी उसके कुछ दिन पहले लेटर आता है। उस लेटर के अंदर आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म आता है कि रिक्वेस्ट भर के दो हमको कि हाँ आपकी इच्छा है इसलिए हम कन्वर्ट रहे हैं, आपको जबरन नहीं करेगा कोई, और आपकी इच्छा नहीं है तो आप प्रेफरेंस में चल सकते, कोई इशू नहीं। विच कैन बी कन्वर्ट, मस्ट है क्या? विच कैन बी कन्वर्ट है, क्या है? कैन, यानी शेयरहोल्डर चाहे तो कन्वर्ट होता है, नहीं चाहे तो आप रखो भले, चलेगा। ओके, इतना डिस्कशन सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। हाँ, अब नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर किसी ने बताइए फिर। जो शेयर्स जब प्रेफरेंस शेयर ही जिंदगी पर बने रहेगा, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, उस शेयर को अपन बोलेंगे ओनली नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर पिक्चर? हाँ बोलिए। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में सिर्फ आपको यह बताया गया कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा वो, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में हम डिविडेंड को फोकस कर रहे हैं। देखो मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, इन सभी टाइप्स के शेयर आप जो पढ़ रहे हो इन सब में एक एक फीचर का टारगेट रखा गया है। हम वहां पे पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड को खेल रहे हैं, लेकिन कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल कैपिटल भी खेल रहे हैं। कैपिटल यानी क्या? क्योंकि आपका अगर कंपनी आपको प्रेफरेंस शेयर के बदले में इक्विटी शेयर दे रही है तो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा निकाल के आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में डालता है, और शेयर कैपिटल दो कैपिटल से मिलकर बनता है। मैंने आपको बताया है शेयर कैपिटल किससे बनता है? दो कैपिटल से मिलकर बनता है। बोलो कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं बताइए? जो शेयर इक्विटी शेयर बेच के आता है कैपिटल, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो प्रेफरेंस शेयर बेच के कैपिटल आया उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का पैसा जो है यहां से निकाल के यहां शिफ्ट किया जाता है। पूछो क्यों? ताकि वाइंडिंग अप के वक्त देखा जाए कि प्रेफरेंस शेयर एक्चुअली कितना था कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, क्योंकि इनका डिविडेंड इनका कैपिटल हमको फिक्स देना पड़ता ना वापस। तो अब वो जो कन्वर्ट हो गया इक्विटी में वो तो अनफिक्स हो गया, वो फिक्स हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि जो लास्ट में बचता है वो उसको ही मिलता है वैसे सब। ओके क्लियर? फुल्ली पेड अप शेयर मिलता है। क्या मिलता है? यानी आपको फुल्ली पेड अप शेयर अपने सरेंडर करो और फुल्ली पेड अप शेयर इक्विटी शेयर ले लो। क्लियर? यानी क्या किया? कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल में हमने कैपिटल पे खेला, और पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग में आप नोटिस करो हमने डिविडेंड पे खेला। अब देखो 8 में से 4 टाइप डिविडेंड पे खेलते हैं और 4 टाइप कैपिटल पे खेल रहे हैं। फिर बोलूं, आप अगर नोटिस करोगे, देखो मैं आपको एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, क्यूमुलेटिव बोलो
या नॉन क्यूमुलेटिव बोलो, पार्टिसिपेटिंग बोलो या नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलो, ये चारों जो टाइप्स है ये डिविडेंड पे खेल रहे हैं। आप देखो इनकी खासियत डिविडेंड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अब जो ये चारों पढ़ रहे हो ये चारों आप कैपिटल पे खेलोगे। मेरी बात है, कौन कौन नहीं समझ पा रहा है? जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा उनको नहीं समझ रहा होगा, बाकी जिनका बेसिक क्लियर वो होगा उनको मेरे ख्याल से टारगेट समझ होगा किस पे फोकस किया जा रहा है। ध्यान रखो। हाँ, यहाँ पे क्लियर है। अब आते हैं व्हाट इज रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल शेयर्स। सुन लीजिए, तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिडीमेबल। ओके, यहाँ पे होते से ही मेरा ओन कैपिटल का सोर्स शेयर कैपिटल खत्म होता है, फिर रिटर्न अर्निंग पे आता है। ध्यान दो, हाँ समझो इसको। देखो सर, ये सब तुमको नोट्स में पढ़ना है, और जो मैंने आपको कंटेंट दिया है वो कॉम्पिटेंट है, बहुत बार वेरीफाइड होके ही आपको मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। हाँ, एक आधा स्टेटमेंट लगता है कि ये मुझे रिप्लेस करना चाहिए, तो मैं पढ़ाते वक्त वही रिप्लेस कर देता हूँ उसको। ओके, हाँ, बट डोंट वरी, यू शुड रिलायबल ऑन माई नोट्स। यस, देखिए इधर। हाँ, अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, जनरली कोई भी ओन कैपिटल का सोर्स बीच रास्ते में रिडीम नहीं होता है। अरे भैया, इक्विटी शेयर बोलो या प्रेफरेंस शेयर बोलो, दोनों मालक है ना। एक रियल मालक है, एक को मालक है। क्या है? को ओनर, एक रियल ओनर है, बराबर कि नहीं? को ओनर है, को पायलट और पायलट। एक गाड़ी पूरी तरह चला रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है उसको, बराबर कि नहीं, फाइनेंशियली। लेकिन अगर लॉ ने एक प्रेफरेंस शेयर ऐसा भी दिया है जिसका कैपिटल बीच रास्ते रिडीम हो सकता है, और वो है रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर व्हिच कैन बी रिडीम आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और वो फिक्स पीरियड इशू करते वक्त ही बताया जाता है। सर समझा नहीं? देखो, इक्विटी शेयर से पैसा है कंपनी के पास, या प्रेफरेंस शेयर बेच के पैसा है, कंपनी दोनों को बना रही है मालक। और एक मालक की भूमिका क्या होती है कि बीच रास्ते अपनी दुकान को छोड़ के नहीं जाए, वो कुछ कप्तान की तरह होता है कि लास्ट टाइम तक कि वो अपनी नाव से डटे रहे, बराबर कि नहीं, अपनी दुकान से डटे रहे। एक मालक बीच रास्ते अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकता। लेकिन लॉ ने प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर भी प्रोविजन की हुई है कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी ने निकाल दिया तो उनका पैसा उनको वापस कर देना एक समय के बाद। यानी जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म मालक नहीं चाहिए, बोरोड कैपिटल का प्रेशर नहीं चाहिए, जनरली बीच रास्ते रिडीम कौन होता है बताओ? ओन कैपिटल की बोरोड, बराबर कि नहीं? लेकिन प्रेफरेंस शेयर में एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, लेकिन उनका जो कैपिटल है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी वो रिडीम हो जाएगा, नॉट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर सर ऐसा प्रेफरेंस शेयर कंपनी निकालेंगे क्यों? अगर एक स्पेसिफिक समय के लिए ही पैसा चाहिए तो बोरोड कैपिटल कोई भी सोर्स लेगी, बराबर कि नहीं? कंपनी के पास ओन कैपिटल के सोर्स है तो कंपनी के पास बोरोड कैपिटल सोर्स है, बराबर कि नहीं? नहीं होता है ऐसा। क्यों पूछो? क्योंकि अगर कंपनी बोरोड कैपिटल का एक भी सोर्स निकालेगी तो उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन कंपनी ने अगर ओन कैपिटल का ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकाला जो एक समय के बाद कंपनी उसको वापस कर सकती है, ना मालक का लोड हट गया अपने यहाँ से, मालक कम करो, और इसमें कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिविडेंड अगर प्रॉफिट हुआ तो ही देते हैं, तो उनको एक प्रेशर नहीं रहेगा। आप समझ पा रहे हो? उनको एक प्रेशर नहीं रहेगा। क्या? कि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है, लेकिन कब? जब प्रॉफिट हुआ तो। लेकिन बोरोड कैपिटल का कोई भी एक सोर्स अगर वो इशू करती थी तो उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। उनको इंटरेस्ट, चाहे दुकान को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ब्याज लागू हो गया ना, लेकिन इस पे ब्याज लागू नहीं है ना, क्योंकि इस पे डिविडेंड देंगे। क्या देंगे? और डिविडेंड कब देते हैं? जब प्रॉफिट होता है तब भी। तो इसलिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका कैपिटल एक समय के बाद वापस किया जाता है। फिर सर अगर कैपिटल वापस हो गया तो मालक रहेंगे, काय का मालक हो गया, छुट्टी, टाटा बाय बाय। जितना समय हमने कहा था तुमको 10 साल 15 साल एंजॉय करेंगे मालक बना के, हमने तुमको मालक बनाया, वो मालक।
और 15 साल होते ही हो गया, जो टाइम दिया था आपको वो टाइम हो गया कि आपका कैपिटल आपको वापस करके आपका शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे और वो शेयर अनसब्सक्राइब करके आपकी मेंबरशिप तोड़ देंगे, खत्म। उसके पहले वो बेच सकता है, कोई इशू नहीं है, फुल्ली बेटा होना चाहिए। क्या? हाँ, अब ऐसा इन्वेस्टर जिसको आजीवन अपने पैसे अटकाने नहीं है तो इस शेयर में इन्वेस्ट करता है, और ऐसा कंपनी जिसको जिंदगी भर मालक का लोच चाहिए नहीं, भाई हमारा अभी फिलहाल क्रूशियल पीरियड चल रहा है, हमको पैसों की जरूरत है, आगे हमारा बिजनेस एक्सपांड हो गया तो हम ये ओनरशिप खत्म करेंगे, जितनी ओनरशिप कम होगी उतना डिविडेंड सबको ज्यादा मिलेगा ना। अरे भाई सिंपल है, जितने मालक कम उतना एक एक के हिस्से में डिविडेंड ज्यादा है ना। तो तब कंपनी लॉ ने उसको प्रावधान दिया है कि ऐसा शेयर भी है ऑप्शन में, जिसका नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, काट के देंगे। 10 रुपए का शेयर है, तूने 8 रुपए दिया अभी तक हमको, 2 रुपए काट के देंगे, यानी 8 रुपए वापस देंगे ना। जितना तुम्हारा पेड अप कैपिटल है उतना ही मिलेगा आपको। कोई डाउट यहाँ पे? पक्का? डन? अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? ओके। तो व्हाट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, समझा आपको? क्लियर? हाँ। अब आगे दिया है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअल रिडीमेबल जो प्रेफरेंस होता है वो इरिडीमेबल होता है। पूछो क्यों? अरे भाई इक्विटी रहो या प्रेफरेंस रहो, बीच रास्ते कैसे छोड़ के जा रहे हो तुम दुकान को, बराबर कि नहीं? अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका कैपिटल बीच रास्ते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रिडीम नहीं होगा, वो सिर्फ रिडीम होगा जब दुकान बंद होगी। जब दुकान यानी ओनली इट कैन बी रिडीम ओनली एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, सिंपल भाषा में। तो जिसका कैपिटल कंपनी बंद होने के बाद रिडीम हो, उस प्रेफरेंस शेयर को हम बोलेंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखते हैं आर्टिकल इसके ऊपर क्या बोल रहा है, एक नोट निकालो फटाफट। इसके ऊपर कुछ तो भी आर्टिकल बोलता है, इसके ऊपर देखो तो क्या बोल रहा है। आर्टिकल साइलेंट है तो किसको बोलते हैं, कौन से शेयर रिडीम होंगे? एक नोट है ना, हाँ अब आप नोटिस करो, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आवाज नहीं करना है। 8 मार्क के आपको लॉन्ग आंसर में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ सकते हैं। देखो सुनो, द प्रोविजन रिगार्डिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी इंक्लूड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, कौन से, जबकि ओन कैपिटल बीच रास्ते रिडीम होता क्या, लेकिन सिर्फ यही एक टाइप है जो ओन कैपिटल का सोर्स भी है और बीच रास्ते रिडीम भी हो सकता है, बराबर कि नहीं? तो अगर ऐसा शेयर निकालना है तो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट बनती है उसमें इसका प्रावधान होना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने फॉर्मेशन के वक्त रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का प्रावधान नहीं किया है तो लॉ उससे प्रोहिबिट करता है कि आप इस टाइप का शेयर नहीं निकाल सकते। मस्ट है, क्या है वहां पे? मस्ट। आपको समझ में आ रहा कि क्लियर? तो आपके बुक नोट्स में है ना, हाँ, अगर कोई कंपनी फॉर्मेशन करते वक्त अगर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनती है उसमें अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का प्रावधान नहीं किया है, प्रोविजन नहीं किया है, लिखा नहीं है कि कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकाल सकती है, डायरेक्टर पावर दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो तब वो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं निकाल पाएंगी। यानी आर्टिकल में इसका प्रावधान चाहिए। क्या चाहिए इसका? और आर्टिकल बनती कब है बताओ? मेमोरेंडम और आर्टिकल ये दो डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन के वक्त बनती है। आर्टिकल काम करती है, कंपनी को चलाती है। मेमोरेंडम क्या करती है काम? कंपनी को बनाती है। दोनों का अपना अपना काम है। यहां तक समझा अच्छे से? हाँ, इफ आर्टिकल इज साइलेंट, ऑल देखो लिखा हुआ है यहां, पढ़ो, 1 मिनट पढ़ने दो। बस ठीक है, इट्स ओके। समझा आपको? क्लियर?
यहां तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? ओके चलो, अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान दो, तो ये थे 8 टाइप्स जो मैंने आपको पढ़ाया। 4 टाइप्स जो है ये डिविडेंड पे खेल रहे, और आप नोटिस करो ये 4 टाइप कैपिटल पे खेल रहे। ओके क्लियर? हाँ, अब ये हो गया हमारा एक ओन कैपिटल का सोर्स, वो है हमारा शेयर कैपिटल। कहाँ से शेयर कैपिटल पैसा आ सकता है, कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हमने। क्या पढ़े? सोर्सेस। नाम क्या है चैप्टर का? सोर्सेस ऑफ कैपिटल। तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम आते हैं दूसरा सोर्स जो है रिटेन अर्निंग। इसके बारे में मैंने विषय किया था, लेकिन उस दिन आधे में छोड़ दिया था। अब मैं इसके ऊपर भी काम करता हूँ, ध्यान दो। व्हाट इज रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग इज ए इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल। कंपनी जब हर साल प्रॉफिट कमाती है, नेट प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को नहीं बांटती है। कुछ प्रॉफिट वो हर साल अक्यूमुलेट करती है, अक्यूमुलेट जमा करती है। उस अक्यूमुलेट को जमा करने के प्रॉफिट को हमने नाम दिया है रिटेन अर्निंग, और इसी को हमने अकाउंटिंग के अंदर रिजर्व फंड्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व के नाम से अकाउंटिंग की हुई है फाइनल अकाउंट के अंदर। रिटेन अर्निंग और कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट का ही फ्यूचर पार्ट ऑफ प्रॉफिट का ही एक टुकड़ा है, जो हमने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को लिए रखा है। यानी कंपनी के सामने कोई ऐसी स्थिति आती है जहां कंपनी का सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, तो कंपनी ये रिजर्व को यूज करके वहां से इजीली सर्वाइव कर लेती है। लेकिन ये पैसा भी मालक का है, इसलिए ये भी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है। क्योंकि अगर कंपनी रिटेन नहीं करती थी तो उतना डिविडेंड ज़्यादा बांटती थी, और डिविडेंड पे हक किसका है? मालक का। हमने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट गेट ऑन्टरप्रिनर, ऑन्टरप्रिनर गेट प्रॉफिट, सॉरी, यानी ओनर गेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट ये कुछ नहीं, ये प्रॉफिट का ही टुकड़ा है जमा किया हुआ जो कंपनी के पास पड़ा है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स ऑफ ओन कैपिटल। इट मीन्स इंटरनल लायबिलिटी, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। सबको मेरी बात समझ रही है? अब सर ये कैपिटल फिर यूज नहीं करते? नहीं, ये प्रॉफिट सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब सर्वाइवल के बांधे हो जाए। एग्जाम्पल, अभी 2018 में जब कोरोना आया था तो सारी कंपनीज का बिजनेस एक्टिविटी बंद हो गया था, और उस टाइम पे कंपनी के खर्चे लागू थे, बराबर कि नहीं? क्या हुआ? एनी इशू? हाँ, तो तब कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था, हाउ टू सर्वाइव इट। बिना इनकम के हम सर्वाइव कैसे करें भाई, बराबर कि नहीं? तो तब ये रिजर्व फंड्स को यूज करके कंपनी उस क्रूशियल पीरियड से इजीली निकल गई थी। और जो कंपनियों के पास रिजर्व्स नहीं थे, रिटेन अर्निंग नहीं थे, वो कंपनियों का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। ये बात तो मानते हो कि कोरोना में बहुत सारे छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस बंद हुए। वो बंद क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के लिए कोई प्रोविजन नहीं की थी अपने अच्छे समय के लिए अंदर। तो जब कोई ऐसा अच्छा समय चलता है, आप एक्सेसिव प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हो, तो आपका काम है कि हर साल उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, एटलीस्ट कुछ हिस्सा आप बाजू में करते जाओ। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आएगा, सर यहाँ पे कोई परसेंटेज फिक्स होता है क्या, इतना ही रिटेन करना पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के लिए कोई परसेंट फिक्स नहीं होता है। डायरेक्ट कंपनी लॉ ने डायरेक्टर को पावर दिया है कि आपके हिसाब से आप रिटेन कीजिए, जितना भी कर रहे हो बस शेयर होल्डर को बता दो। और इसलिए कंपनी हर साल एनुअल अकाउंट्स के अंदर रिजर्व फंड्स को शो करती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी का चलना मैंने आपको बताया लगभग सेम चलता है। शेयर यहां बिकते हैं, वहां बिकते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है पर्पस बताओ? हाँ, कंपनी का मेन उद्देश्य है प्रॉफिट अर्निंग करना, और वहां पे प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज टू ऑल, नहीं ओनली टू मेंबर्स, यस ओनली टू मेंबर्स। इस वजह से कोऑपरेटिव के डायरेक्टर्स को कोऑपरेटिव एक्ट ने प्रोहिबिट किया हुआ है, आपको कम से कम हर साल अपने प्रॉफिट का 25% रिटेन करना है। कितना? यानी 1 लाख प्रॉफिट हुआ कि 25,000 रुपये रिजर्व करो पहले, कंपल्सरी। मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंपनी के लिए है ही नहीं, ये आपको गुड फेथ में मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, कोऑपरेटिव के लिए है। मैंने क्या बोला है,
जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर कितना अमाउंट प्रॉफिट का रिजर्व करना है हर साल, रिटेन करना है हर साल, ले लीजिए रिजर्व करना है, उसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। डायरेक्टर अगर चाहे तो 100% भी वो रिटेन कर सकते हैं। भाई ये साल हम डिविडेंड नहीं बांट रहे, पूरा रिजर्व, लेकिन जो भी करेंगे उनको अपने शेयरहोल्डर को बता के करना है। समझा आपको क्लियर? और इसलिए एजीएम के अंदर सारे अकाउंट्स एनुअल शो होते हैं और कंपनी सारे अकाउंट्स पब्लिश भी करती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी इन शॉर्ट ये और कुछ नहीं है, ये डिविडेंड जमा किया हुआ पड़ा है कंपनी का। कहां पे? मालक होगा कंपनी के पास। तो सर अगर इसको कैपिटल को एंगेज करना है तो उसको अच्छे समय में आप इसको एंगेज वैसे लीगली कर सकते हो, एक टेक्निक है उसकी, और उसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको 4 मार्क के लिए रिटेन अर्निंग आती है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा, ध्यान दो। सुनो, देखो, एवरी ईयर कंपनी अर्न प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी मस्ट मेक सम रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। मेक्स सम पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू मेक्स अ रिजर्व, बराबर कि नहीं? तो उस रिजर्व को हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन when the retain earning is substantially accumulated, सब्सटेंशियली का मतलब है काफी हद तक अगर जमा हो गया, यानी गल्ला बढ़ गया, पूरा जमा होते होते बढ़ गया, अब जान पे आ रहा। जान पे क्यों आ रहा? तो ये पैसा ऐसे ही अटका के रखे तिजोरी में, भैया पैसे को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तो कंपनी वांट्स एंगेजमेंट ऑफ दैट रिजर्व। कंपनी की इच्छा क्या है कि हम इसको कैपिटल बिजनेस में लगाएं, लेकिन रिजर्व फंड बिजनेस में अच्छे समय में आप लगा सकते नहीं हो। तो कंपनी के डायरेक्टर की बहुत कंटर आती। कंटर क्या आती? अरे इतना पैसा पड़ा है, इसको बिजनेस में लगा सकते नहीं है, ये है क्या? तो लॉ ने उसके लिए एक प्रोविजन की है और उसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो लीजिए, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? एक प्रोसेस है कि आप रिटेन अर्निंग को शेयर कैपिटल में डाल सकते हो। कैसे? बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। बाय इशूइंग, what is bonus share? It's nothing just like a equity share which is issued to existing shareholder at free of cost. बोनस शेयर का जिक्र 11 में भी हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ, याद करो। सुनो, जब भी कंपनी का रिटेन अर्निंग काफी हद तक बढ़ जाता है तो कंपनी को इच्छा होती है कि हम इसको शेयर कैपिटल में डालें, लेकिन ऐसे ही आप शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते। शेयर कैपिटल रूल है ना, एक भी शेयर से 1 रुपया कम जाएगा ना ज्यादा, याद करो। तो कंपनी करती, कंपनी रिटेन अर्निंग का पैसा निकालती है और अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर, किसको? ओनली नो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर, ओनली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को फ्री में बोनस शेयर देती है। यानी फ्री में इक्विटी शेयर आती है, लो 10 का शेयर लो, 10 का शेयर लो, 10 का शेयर लो, और उनको बोलती पैसे मत दो, पैसा बहुत है। क्या है? पैसा बहुत है। हाँ, तो मालक बोलते फिर क्या ये क्या फ्री में दे रहे हो? बोला हाँ फ्री में लो। मालक बोलते इसकी जगह पे पैसे, बोला तुम्हारे ही पैसे हमारे पास जमा है। तो मालक पूछते डायरेक्टर से कैसे? बोला हर साल जो प्रॉफिट में से कंची मारी ना अपन ने, अरे मारी है नहीं, क्या है, जमा होते होते बहुत गला बढ़ गया ना, है ना, तो हर साल प्रॉफिट में से कंची मार के तुमको डिविडेंड बढ़ाया ना, बराबर कि नहीं? तो कंची मार के गला बहुत भर गया है, अब इसको हम कैपिटल में एंगेज कर रहे हैं। कैसे? तुमको जितने शेयर दे रहे हैं उसके बदले में हम यहां से पैसे निकाल के फिर उतने पैसे शेयर कैपिटल में डालेंगे। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर दिए गए ये और कुछ नहीं, एक टेक्निकल लीगल टेक्निक, कैसे रिटेन अर्निंग को कैपिटल कैसे बनाना उसका। और इस सब काम को बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यानी प्लगिंग यानी काम पे लगना, किसको? प्रॉफिट को वापस काम में लगाया हमने, एंगेज किया, और इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। और तीसरा नाम है सेल्फ फाइनेंसिंग, ना लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में। लास्ट लाइन पढ़ो।
रिटेन अर्निंग की नोट्स निकालो, उसमें लास्ट लाइन लिखा हुआ है, पढ़ो अगर आप पढ़ोगे तो, है ना। आपको समझ में आया? क्लियर? पक्का? मुझे यहां तक पता है कि मैंने कहा कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। क्यों पूछो क्यों? 10 साल से भी काम कर रहे हो। हाँ, एक मिनट सुनो अभी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग एंड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट? क्लियर है? जब रिटेन का गल्ला भर गया तो उसको शेयर कैपिटल कंपनी कैसे बनाएंगी बोलो? उतने जितना पैसा रिटेन से निकालना है उतने के शेयर्स वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देंगी, और फिर उतना ही पैसा तुम्हारे से पैसा लेते हुए तुम्हारे ही जमा किए हुए प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में डाल देंगे, शेयर कैपिटल में, और उसी को बोलते हैं, इन सब काम को बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यानी हमने वापस काम में लगाया पैसे को, प्रॉफिट को काम पे लगाया, एंगेज किया बिजनेस में कैपिटल लगा के। What is bonus share? It is nothing, just a dividend paid in shares. What is bonus share? Bonus share is nothing, it's a dividend amount paid in shares, not in money. बस। अरे भाई, ये रिटेन अर्निंग अगर ज़्यादा नहीं बांटते थे, कम रखते थे, तो उतना तुमको डिविडेंड अमाउंट में मिलता था। बस ये अमाउंट में न देते हुए तुम्हारे को उतने इक्विटी शेयर दिए, और ये है कुछ नहीं, डिविडेंड अमाउंट ही है, तो तुमको शेयर के फॉर्म में दे रहे, पैसों के फॉर्मेट में नहीं। समझा के? क्लियर? किसको नहीं समझा? सो व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर इज नथिंग, इट्स अ अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड इन शेयर, नॉट इन मनी। बस सिंपल भाषा में, ये डिविडेंड का पैसा जमा किया पड़ा है हमारे पास, तो हम तुमको शेयर के फॉर्म में दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बोनस शेयर कौन से प्रपोर्शन में बांटा जाता है? आपके माइंड में आएगा। तो देखेंगे कितना पैसा एंगेज करना है, कितने शेयर इशू करने, और कितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मालक है, उनका एक रेशो बनता है। क्या बनता है? और उस रेशो से आपको एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को, यानी जो इक्विटी शेयरहोल्डर है उनको मिलता है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को मिलता नहीं है। जब इक्विटी शेयर की फीचर लिखेंगे, फीचर्स, तो उसमें आप एक फीचर ये भी डालते हो, बोनस इशू या बोनस शेयर। What is difference between bonus issue and bonus share? The share which is given to existing equity shareholder at free of cost, that share is known as bonus share. But the offering process which is given to existing shareholder, that bonus share, that offering is known as bonus issue. समझा? ऑफर करने को बोनस इशू बोलते हैं, और शेयर देने को बोलते हैं बोनस शेयर। और ये बोनस शेयर और कुछ नहीं होते, ये इक्विटी शेयर ही है। क्या ये? जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए, कि शेयर तो डिविडेंड होते, यहाँ तो इक्विटी, यहाँ तो प्रेफरेंस। अब ये कौन से रेशो से देंगे? तो कंपनी देखेंगी, जैसे एग्जांपल देखो, अभी फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कैपिटल इंगेज है, कंपनी के पास कैपिटल इंगेज है 3 लाख। अब कंपनी के पास रिटेन जमा हो गया है बहुत, लेकिन उसमें से 3 लाख निकाल रहे थे, 3 लाख। तो शेयर कैपिटल में पैसा है 3 लाख, और कंपनी का रिटेन अर्निंग यूज करना है 3 लाख रुपए। कंपनी को 10 लाख जमा है, कितने जमा है? लेकिन कंपनी चाहती है कि 10 लाख में से 3 लाख रुपए हम निकाले और एंगेज करें, तो 3 लाख के उसको शेयर निकालने पड़ेंगे। तो रेशो आया 1:1। क्या आया? 3 लाख रुपए एंगेजमेंट है कैपिटल में, और 3 लाख के शेयर निकालने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बताओ 1:9 रेशो, यानी क्या? जिसके पास एक इक्विटी शेयर है उसको एक और फ्री मिलेगा, यानी आज के बाद तो 2 का मालिक हो गया। कंपनी के पास 3 लाख रुपए एंगेजमेंट है, कंपनी को रिटेन अर्निंग निकालना है 2 लाख रुपए, तो रेशो क्या आया? 3:2। जिसके पास 3 इक्विटी शेयर है उसको 2 मिलेंगे। समझा आपको? क्लियर? तो ये रेशो डिसाइड करती है कितना कैपिटल इंगेज है, यानी कितने अभी तक शेयर निकले हुए हैं और कितने अभी नए शेयर हमको निकालने, उसका रेशो बना के उतने शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब सर जो बोनस शेयर मिलेंगे, तो क्या सर उनको वो शेयर का जो पैसा है, वो शेयर के राइट्स है वही मिलेंगे? यस, जो आपको राइट्स पहले के शेयर पे थे वही नए शेयर पे भी आपको राइट्स मिलेंगे, सेम राइट्स। डिविडेंड भी वैसे मिलेगा,
मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने को भी आपको वैसा ही मिलेगा, सब वैसा मिलेगा। गॉट इट क्लियर? समझा? यानी बोनस का जो बांटा हुआ शेयर जो नया आया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर जो मिला एग्जिस्टिंग मालिकों को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को, जो शेयर के राइट्स आपको पहले शेयर पे थे वही राइट्स आपको उसमें मिलेंगे। और सर ये शेयर का कोई इंस्टॉलमेंट लेगा? नहीं, ये फुल्ली पेड अप शेयर मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि तुम्हारे बदले में कंपनी ने शेयर कैपिटल में रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल के डाले ना, तुम्हारा ही पैसा तुमको वापस मिल रहा है, बस किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। गॉट इट क्लियर? समझा? अब बोनस शेयर देखा जाए तो आपको चैप्टर 2 में नहीं है, चैप्टर 3 में। कहा है चैप्टर? लेकिन कनेक्शन यहां था इसलिए लिया यहाँ पे। हाँ बोलो। प्रपोर्शन रहेगा। अब कितना आ रहा है ये? 2 का 3 का 2/3, तो उसको वो हिसाब से प्रपोर्शन करके दे देंगे। समझा आपको? अरे आ रहा है सबने आपको क्लियर? हाँ हाँ, अब 2 मिनट ध्यान दो, 1 मिनट ध्यान दो। अभी ओन कैपिटल खत्म नहीं हुआ है, एक और बाकी है, छोटा सा टॉपिक है, वो है इक्विटी शेयर के 2 टाइप्स, ये वाले जो मुझे पढ़ाना है। और फिर यहां पे फाइनली फिर मेरे पूरा ओन कैपिटल ये वाला पिक्चर खत्म होता है पूरा, यानी पूरी साइकिल खत्म। अब किसका कनेक्शन किससे है समझ में आ रहा है? ओके ध्यान दो, सुनो। देखो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मैंने कैसे इंडिकेट किया है आप नोटिस करो। अगर आप ये डायग्राम को देखोगे ना तो आपके डायग्राम में सब रहस्य है इसके अंदर। आप अगर नोटिस करोगे, देखो ये प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो कैसे जा रहा है? देखो रिटेन अर्निंग हम यूज कर रहे हैं कैसे? बोनस शेयर बेचकर ये वापस क्या बन रहा है? कैपिटल। तो इन सब काम को बोलते हैं, इस सब प्रोसेस को बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। समझा क्लियर? अब एक और बात सुन लीजिए। अब जैसे शेयर 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और प्रेफरेंस की भी बहुत सारे टाइप देखे हमने, जहां पे कुछ एरिया में हमने डिविडेंड पे खेला और कुछ एरिया पे हमने कैपिटल पे खेला, बराबर कि नहीं? अब इक्विटी शेयर वैसे तो एग्जिस्टिंग लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इक्विटी शेयर हैव नो टाइप्स। इक्विटी शेयर कोई टाइप होता ही नहीं है, पहली बात तो। एक चीज को देखकर उसने टाइप बना दिया नए लॉ ने, और वो है वोटिंग राइट्स। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं फिर बोल रहा हूं इक्विटी शेयर हैज नो टाइप। लेकिन अगर बात करूं मैं सिर्फ एक वोटिंग को लेकर, तो वोटिंग के एक मुद्दे को लेकर इक्विटी के 2 टाइप बना दिए, इक्विटी विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स। यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पे खेला गया है, वोटिंग राइट्स। क्योंकि इक्विटी शेयर रियल मालक है और कंपनी का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक चलता है। डेमोक्रेटिक यानी क्या? 1 शेयर 1 वोट। 1 शेयर, जिसके पास शेयर ज्यादा उसकी वोटिंग पावर ज्यादा होती है। तो अगर इस तरीके से चलता है कि शेयर का वोटिंग जो है वो शेयर से डिपेंड होती है, 1 शेयर 1 वोट के हिसाब से चलेगी, तो उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स। जनरली इक्विटी शेयर ऐसे होता है जिसमें वोटिंग राइट्स कैसे होता है? 1 शेयर। इस एग्जाम्पल अभी सपोज हम सब कंपनी के शेयरहोल्डर है, कंपनी के अंदर एक प्रपोजल डालना है, उसको रिजोल्यूशन पास करना है, मोशन को। तो रिजोल्यूशन कैसे होता है? बाय वोटिंग। कैसे होता है? बाय। और वोटिंग के टाइप्स डिफरेंट पढ़ाए मैंने, बाय बैलॉट, बाय हैंड रेस, पढ़ाए थे ना आपको, सबने पढ़ाए ना आपको? वोटिंग के मेथड्स नहीं पढ़ाए, डिफरेंट वोटिंग। ठीक है करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। एक मिनट, बैलॉट बॉक्स होता है, हाँ, बाय पोल, हाँ सुन लो बच्चा लोग। अब अकेले हम सब एक कंपनी के मालक है, मैं डायरेक्टर पे बैठा हुआ हूं, बावजूद इसके 78% शेयर एक अकेले शशांक के पास है। 100 शेयर में से 78 शेयर की इन्वेस्टमेंट किसकी है? शशांक की है, अकेले शशांक की। सपोज मान के चलो, तो बताओ
हम सबकी वोटिंग एक जगह, उस अकेले की पावर की वोटिंग ज्यादा हो गई। क्यों पूछो? क्योंकि कंपनी के अंदर मालक देख के वोटिंग नहीं होती, शेयर देख के वोटिंग होती। जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसका वोटिंग का पावर, इसको बोलते हैं नॉर्मल वोटिंग राइट्स। क्या बोलेंगे इसको? लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने इक्विटी से निकालती है कुछ अलग तरीके की वोटिंग राइट्स से। जैसे एग्जांपल बोल दिया 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर कि हम जो शेयर निकाल रहे हैं वो 1 मेंबर 1 वोट, यानी क्या, अगर हम सबके पास कुल मिला के 100% शेयर है और अकेले शशांक के पास 78% शेयर है, तो भी अगर उसका वोटिंग सिर्फ एक ही माना जाएगा तो हम सब जीत गए। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पे वो 78% शेयर की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने शशांक को इक्विटी शेयर विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स देके बोला है। समझा क्लियर? यानी 1 शेयर 1 वोट के प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी और कोई भी वोटिंग मेथड के लिए कंपनी निकाल रही है शेयर, तो उसको बोलेंगे कंपनी की, कंपनी ने कौन से शेयर निकाले? इक्विटी शेयर विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स। यानी अगर कोई रिजोल्यूशन पास करना है और शशांक चिल्ला चिल्ला के बोले कि मेरे पास 78% शेयर है, 78% शेयर, मेरा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन में अकेले पास कर सकता हूं, पावर है उतना, तो हम बोलेंगे नो, यू डोंट हैव पावर बिकॉज यू हैव डिफरेंट वोटिंग राइट शेयर्स। लेकिन हाँ, इफ आर्टिकल इज साइलेंट और अगर कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर निकाले, कुछ नहीं बोला, तो इट इज इंप्लाइड कि हर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट होते हैं। तब अगर उसने स्पेसिफाइड, कंपनी ने उसको शेयर देके नहीं किया था कुछ भी, तो तब वो अकेला ही हम सब पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि 78% शेयर अकेले शशांक की इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर। हर 100 में से 78% शेयर जो है, 78% शेयर है, वो शशांक के अकेले की इन्वेस्टमेंट है। तो चाहे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो चाहे स्पेशल लगे, दोनों पास करने के लिए कैपेबल है। समझा क्या आपको? क्लियर? तो इस तरीके से कंपनी को सिर्फ वोटिंग के पावर को देखकर कंपनी ने दो अलग अलग क्या बनाया? शेयर बनाया, इक्विटी। हालांकि हमने देखा फिर से इक्विटी शेयर हैज नो टाइप। इक्विटी शेयर हैज ओनली, एक वोटिंग के फैक्टर को देखकर ही इक्विटी के 2 टाइप बन गए। नॉर्मल वोटिंग राइट, तो 1 शेयर 1 वोट, और अगर इसके अलावा कुछ अलग वोटिंग दिया, कुछ भी अलग तरीके से, तो बन गया डिफरेंट वोटिंग राइट्स। क्लियर? इसी के साथ मेरा ओन कैपिटल का सोर्स खत्म होता है यहाँ पे। कल जाएंगे बोरोड कैपिटल में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। चैप्टर 2 डिटेल में लेना पड़ेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है।